इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अरविंद केजरीवाल की ये बातें सुन के आपको यह जरूर लगा होगा कि कभी कभी आदमी जाने अनजाने बहुत दूर की बात कह देता है। हमारी दादी कहा करते थे कि आदमी को शुभ शुभ बोलना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में एक बार उसकी जुबान पर सरस्वती विराजती हैं, यानी उसकी कही बात सच हो जाती है। अरविंद केजरीवाल इस वीडियो में जो कुछ कह रहे हैं, लगता है कि उस समय उनकी जबान पर सरस्वती ही विराज रही थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। यह भी समझने की जरूरत है कि हमारे पूर्वजों ने कई बार कहा है कि शराब से दूर रहो, वो आपको बर्बाद कर देती है। यह संदेश भी आज के संदर्भ में केजरीवाल और आप पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें प्रासंगिक हो उठता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के अलग अलग तरह के दावे हैं, अलग तरह तरह के वादे हैं। कुछ लोग इसे ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल के साथ की जा रही ज्यादती को मानते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। ऐसे में इस पूरे मामले को समझने की ज़रूरत है कि क्या सचमुच इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज़ ठहराया जा सकता है, और अरविंद केजरीवाल ने जिन मुद्दों और सिद्धांतों पर अपनी सियासत शुरू की थी, क्या उससे वो भटक नहीं गए हैं। दो 2021 से पहले दिल्ली में शराब का कारोबार सरकार करती थी और निगम इसके लिए बना था, सरकारी दुकानें थीं। लेकिन 2021 से पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने शराब के कारोबार को इधर उधर करने की शुरुआत कर दी थी। 2020 में वह एक नई आबकारी नीति लेकर के आए। नवंबर 2021 में केजरीवाल ने यह नई आबकारी नीति लागू कर दी, जिसमें अब प्राइवेट पार्टियां शराब की दुकानें खोल सकती थी। ऐसा भी नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नया कर दिया, भारत के तमाम राज्यों में यही चलन है। पर इसके पीछे के खेल को समझने की जरूरत है, ताकि देखा जाए कि क्या अरविंद केजरीवाल नई आबकारी नीति को भारत के दूसरे राज्यों की आबकारी नीति की ओर ले जाना चाहते थे, या इसके पीछे उनकी कोई अलग से मंशा छुपी हुई थी। यह नई नीति एक्साइज कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर बनाई गई थी। कहा गया था कि यह नीति शराब माफियाओं को खत्म करेगी, सरकार के लिए राजस्व बढ़ाएगी, उपभोक्ताओं को आराम देगी। सरकार जब शराब बेचती थी तो पूरे दिल्ली में 864 दुकानें थीं। इनमें से 475 को 4 सरकारी निगम चलाते थे। नई नीति में दुकानों की संख्या 849 हो गई। 32 जोन में दिल्ली को बांटा गया। हर जोन में 27 निजी विक्रेताओं को दुकान खोलने की छूट दी गई, यानी हर वार्ड में 2 से 3 शराब की दुकानें खोलने का अवसर दे दिया गया। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए निजी शराब की दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट देने की अनुमति दी गई। घर पर शराब पहुंचाने की छूट दी गई। यही नहीं, सुबह 3 बजे तक शराब की दुकानें खोलने का अवसर भी केजरीवाल सरकार ने दे दिया। नई नीति के चलते सरकार के राजस्व में 27% की बढ़ोतरी हुई और यह राशि 8,900 करोड़ रुपए हो गई। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन में गंभीर गड़बड़ी और शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने की रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी।
उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर शराब विक्रेताओं को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने की बात लिखी। इसी के साथ यह भी कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आप द्वारा इस्तेमाल किए गए पैसे के बदले में लाभ दिया गया। शराब माफियाओं को 144 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर महामारी के बहाने निजी शराब विक्रेताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली लाइसेंस फीस पर 144.36 करोड़ रुपए माफ कर दिए। सिसोदिया ने उत्पाद शुल्क विभाग को नुकसान पहुंचाया। 50 रुपए प्रति बियर केस के आयात पास शुल्क को माफ करके शराब लाइसेंस धारियों को लाभ पहुंचाया। बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब शराब की बेतहाशा दुकानें खुलने लगी और उन इलाकों में भी खुलने लगी जिन इलाकों में नई नीति में दुकान खोलने की कोई अनुमति ही नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि दक्षिण भारत के गिरोह ने शराब बिक्री को कंट्रोल करने के लिए कार्टेल बनाया, मंत्रियों को घूस दी, खुदरा बिक्री बिजनेस पर कब्जा करके लाभ कमाया। 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी। इस सिफारिश के बाद आप पार्टी के नेताओं और दिल्ली की आप पार्टी की सरकार को यह समझ में आने लगा कि दाल में जो काला है वह लोगों को दिखने लगा। लिहाजा सिर्फ 6 दिन बाद 28 जुलाई को मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा कि 6 महीने बाद हम पुरानी नीति पर लौट आएंगे। मनीष सिसोदिया का तर्क था कि 6 महीने में गड़बड़ी सुधार ली जाएगी। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने सिसोदिया और आप के 3 और सदस्यों के यहाँ छापे मारे। छापेमारी में क्या मिला यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब जानने की जरूरत है कि आखिर ये साउथ ग्रुप है क्या। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ताकतवर लोगों का एक समूह है जो दिल्ली में शराब के व्यवसाय पर कब्जा करना चाह रहा था। इस ग्रुप के सदस्यों ने आबकारी नीति में खामियों का फायदा उठाने के लिए दिल्ली सरकार के प्रभावशाली लोगों को रिश्वत दी, नियम तोड़कर विभिन्न थोक व्यवसायों और खुदरा क्षेत्रों में उनकी बेरोक टोक पहुंच सुनिश्चित कराई। ईडी की अभियोजन शिकायत के अनुसार आपके संचार प्रभारी विजय नायर ने पार्टी के नेताओं की ओर से काम करते हुए एक समूह से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। आंध्र प्रदेश के ओंगोल और वाईएसआरसीपी के लोकसभा सांसद मगुनता श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना एमएलसी तथा राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कलवा कुंतला कविता साउथ ग्रुप के प्रमुख सदस्य हैं। साउथ ग्रुप के अन्य लोगों में सांसद के बेटे राघव मगुंटा और हैदराबाद स्थित अरविंदो फार्मा के संस्थापक पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे पी शरथ चंद्र रेड्डी शामिल बताए गए। ईडी ने दावा किया कि यह रिश्वत साउथ ग्रुप और आप नेताओं के बीच समझौते के एक हिस्से के रूप में साउथ ग्रुप द्वारा विजय नायर के माध्यम से आप नेताओं को अग्रिम तौर पर भुगतान की गई। इस लेन देन के एवज में साउथ ग्रुप के लोगों को थोक और खुदरा क्षेत्र में दुकानें बेहिसाब खोलने की परमिशन मिल गई। साउथ ग्रुप द्वारा दी गई रिश्वत की वसूली के लिए साउथ ग्रुप के भागीदारों को समीर महेंद्रू की मेसर्स एंडो स्पिरिट में 65% हिस्सेदारी दी गई। इस मामले में समीर भी एक आरोपी हैं। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इस साझेदारी का गठन एंडो स्पिरिट को पनोर्ड रिकार्ड कंपनी का थोक व्यापार देने के आश्वासन पर नायर द्वारा निर्देशित किया गया था। पोनार्ड रिकार्ड एक फ्रांसीसी वाइन और शराब कंपनी है जिसके पास चिवास रीगल, ग्लेनलिविट, जेमसन, बेलेंटाइन, रॉयल स्टैग, 100 पाइपर, ब्लेंडर प्राइड, एब्सोल्यूट वोदका, जैकब्स क्रीक वाइन जैसे लोकप्रिय ब्रांड हैं। महेंद्रू की एंडो स्पिरिट एक प्रमुख शराब वितरण कंपनी है। ईडी का कहना है कि साउथ ग्रुप ने झूठे प्रतिनिधित्व, छिपाव और छद्म के माध्यम से एंडो स्पिरिट में हिस्सेदारी को नियंत्रित किया गया। ईडी का यह भी दावा कि इस पूरे व्यवसाय में फर्जी नामों से पैसे लगाए गए जिसे जांच में ट्रेस करके पाया गया है।
इसके अलावा इस ग्रुप से संबंधित भागीदारों को इंडो स्पिरिट के मुनाफे को निकालने की अनुमति दी गई। यह इस बात का सबूत है कि इस निकासी को विजय नायर को भुगतान किए गए पैसे से जोड़ा जा सकता है। विजय नायर को रिश्वत के निरंतर भुगतान का जरिया बनाने के लिए निजी थोक विक्रेताओं को 12% का मार्जिन दिया गया। यह मार्जिन विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के पूरी तरह विपरीत था। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि इस पूरे मामले में 581 करोड़ रुपए के राजस्व का चूना लगाया गया। यही नहीं, सरकारी खजाने को हुए इस नुकसान को अवैध रूप से आरोपी मेसर्स इंडो स्पिरिट सहित थोक विक्रेताओं को दिखावटी मुनाफे में बदल दिया गया, जिसका इस्तेमाल किकबैक की भरपाई के लिए किया गया। महेंद्रू का एक बयान भी है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि साउथ ग्रुप के सदस्यों ने उनसे संपर्क किया था, जिन्होंने उनकी कंपनी मेसर्स इंडो स्पिरिट में रुचि दिखाई थी। ईडी ने दावा किया कि साउथ कार्टेल के साथ महेंद्रू की कथित साझेदारी कविता के साथ कई फोन कॉल में हुई थी और वह अंततः उसके लिए एक परिवार का सदस्य बन गया था। महेंद्रू ने खुद यह स्वीकार किया कि शुरुआती दौर में वह इस तरह के किसी भी व्यापार में उतरने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसे यह पता चला कि बिना कोई पैसा लगाए वह मुनाफे का हिस्सेदार हो सकता है, तब उसने हामी भरी। इसी के साथ यह भी वजह बनी कि साउथ ग्रुप ताकतवर लोगों का समूह है। ये लोग अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं और इस ग्रुप के पास बेतहाशा पैसा है। ईडी के पास इस बात के भी प्रमाण है कि सितंबर 2021 में कविता ने महेंद्रू से बात की और उसे दिल्ली के कारोबार के लिए बधाई दी। कविता ने महेंद्रू से यह भी कहा कि अरुण पिल्लई के साथ व्यापार करना कविता के साथ व्यापार करने जैसा है और वे इस रिश्ते को कई राज्यों में बड़े पैमाने पर आगे ले जाएंगे। अरुण रामचंद्र पिल्लई हैदराबाद के एक व्यवसायी हैं जिन पर कथित रूप से तथाकथित साउथ ग्रुप का सदस्य होने का आरोप भी है। कविता ने अतीत में सभी आरोपों से इनकार किया है। ईडी ने वाईएसआर-सीपी के सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार किया। राघव विभिन्न लोगों के बीच रणनीति तैयार करने, साठगांठ करने और दलाली की साजिश रचने में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। अब कविता, नायर, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सब के सब इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, सब जेल के अंदर हैं। जांच एजेंसी के दावे और गिरफ्तार लोगों के बयान, साथ ही साथ इस मामले को सीबीआई जांच को देने के ठीक 6 दिन बाद आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा नई नीति को खत्म करने का ऐलान और 6 महीने में पुरानी नीति पर लौटने का आश्वासन, ये सब ये बताते हैं कि दाल में कितना काला है। और हो सकता है आप इससे सहमत न हो कि पूरी की पूरी दाल काली है, पर इतना जरूर है कि दाल में काला है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।